हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया सर। तो आज अपन है वो मूल अधिकारों की रिवीजन क्लास लेंगे। वैसे मूल अधिकार अपन ने पढ़ ली है, आज की क्लास है जो कि मूल अधिकारों की रिवीजन पर होगी। जी सर। तो सबसे पहले अपन रिवीजन एक मोटिवेशन कोट के साथ वो क्लास की शुरुआत करते हैं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिनका संघर्ष है जारी। कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिनका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष को क्या रखना है? हमेशा जारी रखना है, कभी भी बिना रुके अपने जो मंजिल ठान रखी है उसके वो लगातार प्रयास है वो करते रहना चाहिए। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आज अपन पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के रिवीजन के बारे में। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में वो मौलिक अधिकार दे रखे हैं। और कहाँ से कहाँ तक है, कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक है वो मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या है। मौलिक अधिकार टोटल है कितने? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है, और पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। संपत्ति का अधिकार को है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, अब वो है संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में है वो राज्य की परिभाषा दे रखी है कि आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसमें वो राज्य शब्द आएगा, तो राज्य है वो किसे कहेंगे? तो आर्टिकल 12 में वो राज्य की परिभाषा है। तो राज्य किसे कहते हैं? यानी कि संसद, केंद्र की जो विधायिका संसद, वो राज्य की परिभाषा में जो इंक्लूडिंग होती है। और राज्य की जो विधायिका होती है यानी कि विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ये भी है वो राज्य की परिभाषा में गिना जाता है। और साथ ही इसके साथ ही क्या गिना जाता है? जो सरकारी कंपनियां होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU, वो भी है वो राज्य की परिभाषा में आती है। और इसी के साथ ही अन्य प्राधिकारी, जैसे कि अपन देखते हैं कि जो लोकल बॉडीज होती है, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगरीय निकाय, तो वो भी है वो राज्य की परिभाषा में आती है। तो राज्य किसे कहेंगे? राज्य केंद्र की संसद जो वो राज्य की परिभाषा में आती है। विधानमंडल यानी कि राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधायिका, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सरकारी कंपनियां हैं, वो भी है वो राज्य की परिभाषा में आती है। और इसी के साथ ही जो है वो लोकल बॉडीज होती है, वो भी है वो राज्य की परिभाषा में आती है। तो ये राज्य किसे कहेंगे? ये आर्टिकल 12 में अपने है वो राज्य की परिभाषा दे रखी है केवल। अब अपन देखते हैं अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल 13। पंचायती राज नहीं आता सर इसमें? हाँ, राज्य परिभाषा वही लोकल बॉडी, पंचायती राज वही है। लोकल बॉडी जिसको पंचायती राज, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, वो पंचायती राज में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल अब है वो आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल जो 13 है उसमें वो मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने की विधियां, यानी कि जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं, जो मूल अधिकारों को कम कर रही है, उनके बारे में प्रोविजन है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 13 में। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों को कम करने की विधियां, मूल अधिकारों से अल्पीकरण करने की विधियां। आर्टिकल 13(1) में क्या है? आर्टिकल 13(1) में ये है कि जो संविधान के जो पहले की विधियां हैं, जो संविधान बनने से पहले की जो विधियां हैं, वो यदि जो मूल अधिकारों या संविधान से असंगत है, तो वो असंगति की सीमा तक है वो शून्य हो जाती है। समझे? यानी कि संविधान बनने से जो भी पहले कोई विधि थी, अगर मौलिक अधिकार से उनका है वो असंगतता है, तो वो असंगतता की सीमा तक शून्य होगी, पूरी विधि शून्य नहीं होगी। तो आर्टिकल 13(1) में ये है कि ये वो संविधान से पहले की विधियों के बारे में है। यदि वो है वो संविधान के पहले की विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो असंगति की सीमा तक है वो शून्य होगी। असंगति की सीमा तक है वो शून्य होगी। कौन सी? मूल अधिकारों से वो संविधान से जो पहले की विधियां हैं, संविधान बनने से पहले की विधियां, यह आर्टिकल 13(1) में है। फिर आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) में क्या है? इसमें वो राज्य संविधान बनने के जो बाद की विधियां हैं उसके बारे में प्रोविजन है कि संविधान बनने के बाद में यदि राज्य का विधानमंडल या संसद कोई कानून बनाती है और उससे वो मूल अधिकार कम होते हैं, मूल अधिकारों का असंगतता होती है, तो वो असंगतता की सीमा तक है वो शून्य हो जाती है। वो संविधान पूर्व की है और ये संविधान के बाद की है। संविधान बाद की विधि यदि कोई मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो असंगतता की सीमा तक है वो शून्य हो जाती है। यानी कि पूरी विधि शून्य नहीं होती है, असंगतता की सीमा तक शून्य होती है। सीमा तक शून्य का क्या मतलब है? सीमा तक मतलब जैसे कि किसी भी कानून में 4 प्रोविजन है, 4 भाग है कानून के।
4 उप भाग है, ठीक है। तो मान लीजिए उस कानून के 2 भाग है वो जो मूल अधिकारों को कम कर रहे हैं, और शेष 2 भाग है वो मूल अधिकारों को असंगत नहीं कर रहे, उनमें है वो किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं हो रहा है। तो जो 2 भाग पहले जो विरोधाभास कर रहे हैं वही केवल शून्य होंगे। बाकी जो 2 भाग है कानून के, जो 2 उप भाग है, 4 भाग थे, 2 तो है वो जो मूल अधिकारों को कम कर रहे हैं तो वो तो शून्य हो जाएंगे, और जो नहीं कर रहे मूल अधिकारों को कम तो वो एज इट इज लागू रहेंगे। इसी का मतलब है असंगति की सीमा तक, यानी कि जहाँ तक असंगत है वहीं तक है वो शून्य होगी, पूरी विधि शून्य नहीं होगी, समझे। ठीक है सर। हाँ, और आगे है 13(3). 13(3) में क्या है, क्योंकि अपन विधि की बात कर रहे हैं कि विधि सीमा तक, असंगति की सीमा तक शून्य होगी, तो विधि कहेंगे किसे, सामान्यतः विधि किसको कहते हैं, कानून को। विधि को है वो कानून को कहते हैं। और इसमें वो विधि की डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 13(3) में। क्या है, विधि की परिभाषा है। और विधि किसे कहेंगे, तो राष्ट्रपति द्वारा कोई जारी अध्यादेश, वो भी विधि कहलाएगा। क्या, राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो वो है वो विधि की परिभाषा में आता है। साथ ही अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, या फिर कोई विधि का बल रखने वाली रूढ़ि, यानी कि जो पहले से बनी आ रही है और वो विधि का बल रखती है, तो वो भी क्या कहलाती है, विधि की परिभाषा में आएगी। विधि की परिभाषा यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, इनके द्वारा जारी अध्यादेश और आदेश, नियम, विनियम, उपविधि या अधिसूचना, ये सारी की सारी किस में आती है, विधि की परिभाषा में। विधि की परिभाषा में इनको है वो अपन है वो विधि कहेंगे। सामान्य विधि है वो कानून को कहते हैं। और इसी के साथ यदि कोई जो पुरानी रूढ़ि या प्रथा है वो यदि विधि का बल रखती है तो उसे भी अपन विधि कहेंगे। रूढ़ि या प्रथा वो भी विधि की परिभाषा में आती है। तो आर्टिकल 13 में यह था असंगति की सीमा, यानी कि मौलिक अधिकारों को जो अल्प करती है उनके बारे में प्रोविजन है कि किस प्रकार है वो मौलिक अधिकारों, यानी कि पहले में देखा असंगति की सीमा तक शून्य होगी, जो संविधान के पहले ये वो 13 एक संविधान के पूर्व का है, 13(2) है वो संविधान के बाद का है। राज्य और संसद कोई कानून बनाती है बाद संविधान बनने के बाद, और फिर वो है वो मूल अधिकारों को असंगत करती है या मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो वो असंगति की सीमा तक वो शून्य होती है। और आर्टिकल 13(3) में है वो विधि की परिभाषा है। विधि किसे कहेंगे, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी अध्यादेश जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं, नियम, विनियम, उपविधि, ये सारे के सारे किस में आते हैं, विधि की परिभाषा में। अब शुरू होता है कौन सा अधिकार, पहला मूल अधिकार। ये आर्टिकल 12 और 13 ये तो सामान्य परिचय था। अब जो मौलिक अधिकार है वो शुरू होते हैं। सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कौन सा है, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो सबसे पहले अपन देखें आर्टिकल 14 में क्या है। तो आर्टिकल 14 में अपन ने देखा कि इसमें वो विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 में अपन समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष है वो विधि, तो कानून को कहते हैं विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ये दो है वो कॉन्सेप्ट आते हैं आर्टिकल 14 में, विधि का समान संरक्षण। इसको अपन देख लेते हैं, विधि का समान संरक्षण यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अपन ने देखा कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष यानी कि जो कानून है, विधि है, उसके सामने सब है वो समान है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें वो नहीं आ रहा, इसलिए वो विधि के वो कैसी व्याख्या करती है, जो ये समता का जो आर्टिकल 14 है वो विधि के अधिकार का है, वो समानता के अधिकार की नकारात्मक व्याख्या करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, विधि किसी के साथ है वो भेदभाव नहीं करती है। और इस जबकि इसमें यह वो अपने ब्रिटेन से लिया गया है और ये वो अमेरिका से लिया गया है। इसमें क्या होता है, विधि के समान संरक्षण में इसमें तो कहते हैं विधि के ऊपर कोई नहीं और विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, जबकि इसमें वो विधि युक्ति संगत है वो भेदभाव कर सकती है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगी, लेकिन जब परिस्थितियां समान नहीं हो तो उसमें वो भेदभाव युक्ति संगत किया
जा सकता है। इसमें तो है वो भेदभाव नहीं करने की बात की, जिसमें इसमें है वो परिस्थितियों के अनुसार है वो भेदभाव किया जा सकता है, युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि अपनी परिस्थितियां और जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल, उनकी परिस्थितियां वो समान नहीं होती, तो उनके वो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उनके वो विशेष उन्मुक्तियां दी गई है, तो इसमें वो युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि अपन देखें इसमें विधि का समान संरक्षण में आर्टिकल है वो 361 के तहत है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या दी गई है? उन्मुक्त, राष्ट्रपति और राज्यपाल। आर्टिकल 360 अपन यानी कि सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। तो इन आम लोगों और इनके वो परिस्थिति समान नहीं होती है, तो इनमें है वो इनको विशेष छूट दे रखी है, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों के जब कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं तो वो किसी न्यायालय के प्रति क्या नहीं होते? उत्तरदायी नहीं होते हैं। साथ ही राष्ट्रपति और यहाँ राज्यपाल, इनके विरुद्ध है वो आपराधिक कार्यवाही है वो अपनी जो कार्यकाल के दौरान इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही भी नहीं की जा सकती। अपने पद के कर्तव्यों के दौरान इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो ये भी इनको विशेष उन्मुक्ति। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्यवाही, एक तो आपराधिक मामले होते हैं और एक सिविल मामले होते हैं। आपराधिक मामले तो जैसे वो होते हैं चोरी, झगड़ा, लूट पाट, डकैती, ऐसे यदि कोई करते हैं तो वो अपराध में आते हैं। और एक सिविल मामले होते हैं जिसमें वो संपत्ति, वसीयत, ये सारे मामले होते हैं, तलाक, संपत्ति, वसीयत, उत्तराधिकारी, तो ये वो सिविल मामले में आते हैं। तो वो आपराधिक कार्यवाही अपने पद के कर्तव्यों के दौरान है वो नहीं की जा सकती किसी भी प्रकार राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध। और सिविल कार्यवाही 2 माह के नोटिस के बाद ही शुरू की जा, 2 माह का नोटिस पहले देना होगा, उसके बाद ही वो शुरू की जा सकती। तो ये वो सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। इसी के साथ ये जो विधानसभा के जो सदस्य थे, विधानसभा सदस्यों को भी विशेष है वो उन्मुक्ति दी गई या विशेष है वो स्वतंत्रता दी गई है इसमें। और इसी के साथ जो विदेशी राजदूत होते हैं, विदेशी राजदूत जो हमारे एम्बेसी में होते हैं, साथ ही राजनयिक, राजदूत, विदेशी शासक, तो उनके विरुद्ध भी है वो अगर वो भारत में किसी भी प्रकार के ऐसा कोई कार्य करते हैं आपराधिक, तो उनके विरुद्ध यहाँ सजा नहीं होगी, जो उनके देश में जो प्रोविजन है उसी के अनुसार सजा होगी। तो उनको भी विशेष उन्मुक्तियाँ दी गई। साथ ही जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ, और इसके जो भी ऑफिस है, यहाँ इनकी जो कार्यालय, उनमें काम करने वाले लोगों भी है उनको भी है वो ये उन्मुक्ति दी गई। तो यानी इसमें वो युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 में क्या है? कुछ आधारों पर विभेद का है वो प्रतिषेध है। आर्टिकल 15 में कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध है। और इसमें है वो आर्टिकल 15(1) में क्या है? जो राज्य है वो राज्य नागरिकों के साथ है वो किसी भी प्रकार का धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का है वो भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(1) में। और आर्टिकल 15(2) में क्या है? आर्टिकल 15(2) में है वो होटल, सार्वजनिक भोजन, यानी कि होटल और जो रेस्टोरेंट, भोजनालय, कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर आदि, इसमें है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, ये सेम में 15(2) में ये साम आएंगे 5, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, इनके आधार पर वो भेदभाव नहीं किया जा सकता 15(2) में। ठीक है, 15(1) में और 15(2) में। और फिर है वो आर्टिकल, अब इसके वो अपवाद है, यानी कि इनकी जो सीमाएं अपवाद, वो है वो 15(3) में। इसमें तो क्या बात की जा रही है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब इसके अपवाद है, उसमें अपन देखेंगे कि सकारात्मक भेदभाव है वो किया जा सकता है कि किस प्रकार। तो जैसे कि 15(3) में है वो अपन ने देखा कि महिला व बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाई जा सकती है। तो ये वो अपन नहीं कह सकते कि ये तो महिला और भेदभाव हो रहा है, क्योंकि सकारात्मक भेदभाव वो किया जा सकता है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाई जा सकती है आर्टिकल 15(3) के तहत। फिर आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 15(4) में क्या है? इसमें वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए वो विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाए जाना है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजना एवं
कार्यक्रम पिछड़े वर्ग के जैसे SC ST OBC इनके लिए विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 15(4) के तहत। फिर है वो आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) में क्या है? तो आर्टिकल 15(5) में है वो, इसमें बात की गई जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं SC ST OBC इनके लिए वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में वो आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण की बात की गई, यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों, इसमें तो विशेष योजना एवं कार्यक्रम है और इसमें वो प्रवेश में से उस शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की बात की गई। 15(4) में सर सामाजिक शैक्षणिक में विशेष कैसे विशेष कार्यक्रम? सामाजिक एवं शैक्षणिक जैसे SC ST OBC होती है तो इनके लिए वो विशेष योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है इनकी पर्टिकुलर इन वर्गों के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में शैक्षणिक रूप सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए कोई भी क्षेत्र में वो चला सकती है। उनको है वो, क्योंकि वो समाज की मुख्य धारा में नहीं होते, यहाँ समाज के थोड़े कटे हुए, तो उनको है वो समानता लाने के लिए, अपन आर्टिकल समानता के देख रहे हैं, तो समानता लाने के लिए उसमें वो गवर्नमेंट उनके लिए विशेष योजना केवल उनके लिए वो चला सकती है। ये वो अपन भेदभाव नहीं कह सकते, क्योंकि वो है वो समाज की जो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनमें है वो विशेष योजना एवं कार्यक्रम केवल उन्हीं वर्गों के लिए चला सकती है, जैसे कि जो SC ST OBC होते हैं उनके लिए। ठीक। 15(5) में केवल शिक्षा के लिए? हाँ, इसमें वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से केवल शिक्षा में जो प्रवेश है होते हैं उस शिक्षा में प्रवेश, उसमें वो आरक्षण की बात की गई है। शिक्षण संस्थाओं में सीटों को रिजर्व रख सकता है शिक्षा के क्षेत्र में उन वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, SC ST OBC के लिए है वो उस शिक्षण संस्थानों में या शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण। फिर आर्टिकल 15(6) ये वो EWS के बाद में जोड़ा गया था। EWS कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? EWS 3 अक्षर है तो 103वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 2019 में, तब इनको जोड़ा गया। और इसमें क्या है, जैसे इनमें है वो विशेष योजना एवं कार्यक्रम, इसमें शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित आरक्षण, और इसमें वो दोनों में EWS ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है होते हैं जो उनके लिए आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। आर्टिकल 15(6) जो कि बाद में जोड़ा गया था, इसमें वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजना एवं कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। साथ ही उस शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में भी आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 आर्टिकल पूरा हो गया। आर्टिकल 15(1) 2 में तो बात की गई है, और आर्टिकल जो 15 3 4 5 और 6 तक है, इसमें वो सकारात्मक मतलब भेदभाव किया जा सकता है समानता लाने के लिए। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि जो सरकारी नौकरी आती है उसमें वो अवसर की समानता, गवर्नमेंट है वो सबको है वो समान अवसर उपलब्ध करवाएगी। तो आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16(1) में राज्य सभी नागरिकों को, 15 भी नागरिकों के लिए और 16 भी नागरिकों के लिए, नागरिकों मतलब केवल भारतीयों को दिया गया है। ठीक है, तो राज्य नागरिकों को लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा आर्टिकल 16(1) में। फिर आर्टिकल 16(1) में इसमें नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। फिर आर्टिकल 16(2) इसमें क्या है, जैसे कि 15(2) में अपन देखा था जाति धर्म मूल वंश, तो इसी प्रकार इसमें भी है वो राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग वंशानुगत यानी कि जो हेरिडिटी वंशानुगत और निवास स्थान के आधार पर है वो गवर्नमेंट की जो होती है नौकरियां पब्लिक लोक नियोजन, उसमें है वो अयोग्य नहीं ठहरा सकती। 16(2) में क्या है? धर्म मूल वंश जाति वंशानुगतता और निवास स्थान के आधार पर, यहाँ निवास स्थान के आधार पर है वो उनको है वो उस पर्टिकुलर नौकरी के लिए राज्य है वो अयोग्य नहीं ठहरा सकता। निवास स्थान के आधार पर अयोग्य है वो नहीं ठहराया जा सकता और लोक नियोजन में। तो ये वो अपने बात की, इसमें तो नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जैसा कि 15 में देखा था उसके अपवाद, तो 16 में भी अपवाद है। तो अब इसके अपवाद देखते हैं कि किन परिस्थितियों में है वो जो भेदभाव है वो किया जा सकता है। अपवाद 16 इनके जो अलग है, इसलिए अब जैसे कि इसमें तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, समान अवसर उपलब्ध करवाएगा और निवास स्थान आधार पर किसी भी प्रकार का है वो अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अब इसमें जो अपवाद है वो देख रहे हैं कि किस प्रकार है वो किसी के लिए, जैसे कि सीटें किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो संसद ऐसा कर सकती है
कि उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, जिस राज्य के लिए वो सेवा में जाना चाहता है वो उसी राज्य का होना चाहिए। तो आर्टिकल 16(3) में देखते हैं अपन, इसमें कहा गया निवास साधन के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब वो किस प्रकार किया जा सकता है, इसलिए अपवाद लिखा है मैंने। तो 16(3) में है वो जो राज्य है वो है वो किसी भी प्रकार का, यानी कि संसद है वो राज्य की स्थायी नौकरियों में वो वहाँ के स्थायी निवासी होने की व्याख्या कर सकती है। संसद राज्य की नौकरियों में वहाँ का स्थायी, राज्य की नौकरियों या सेवाओं में वहाँ के स्थायी होने की व्याख्या वो कर सकती है। यानी कि जिस राज्य में है वो जाना चाहता है सेवा में, वो उसी राज्य का नागरिक है वो होना चाहिए, उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, ऐसा संसद है वो प्रोविजन कर सकती है। आर्टिकल 16(3) के तहत संसद को अधिकार है कि जिस राज्य में वो उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, जिस राज्य के लिए वो उसमें सेवा देना चाहता है। फिर आर्टिकल 16(4) इसमें क्या बात की गई, इसमें वो रिजर्वेशन की बात की गई, आरक्षण की बात की गई। जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, पिछड़े और कमज़ोर वर्ग जैसे ST SC OBC, इनको इनके आरक्षण की बात की गई है। और पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति नहीं प्रमोशन। और एक तो सामान्य आरक्षण होता है, जैसे कि कोई भी वैकेंसी होती है यहाँ जो एग्जाम होती है वो उसमें एक तो आरक्षण वैसे होता ही है, और साथ ही पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन जैसे होता है। तो वो प्रमोशन में जैसे कि मान लो 100 सीटें हैं तो 100 सीट में वो 10% आरक्षण दे रखा है किसी SC ST को, तो 10 सीटें वो उन्हीं वर्ग से भरी जाएगी। तो इस आर्टिकल 16(4) में, यानी कि जिन राज्य की नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है जिन वर्गों का, जैसे ST SC OBC, तो उनके लिए वो आरक्षण की व्यवस्था है। उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 16(4) में आरक्षण की बात की गई है। फिर आर्टिकल 16(5) ऊपर लिख देता हूँ मैं, 16(4) में आरक्षण है। और आर्टिकल 16(5) में क्या है, किसी भी धर्म की जो धार्मिक संस्था होती है उसके लिए उसमें जो प्रबंधन करता होता है वो उसी धर्म के लिए सीटें आरक्षित रखी जा सकती है। इसमें ऐसा नहीं कह सकता कि ये भेदभाव हो रहा है, किसी भी धर्म में वो कोई भी धर्म का है वो उसमें प्रशासन के में सदस्य रह सकता है, ऐसा नहीं। मतलब जिस धर्म की जो संस्था है उसमें उसी धर्म के लिए आरक्षित सीटें रखी जाएगी। धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लिए सीटों का आरक्षण, प्रबंधन जो मैनेजमेंट होते हैं, सीटों का रीजन, जिस धर्म की संस्था है उसको जो प्रशासन चलाने वाला जो भी है वो भी उसी धर्म का होगा। इसमें वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यानी कि जो जिस धर्म की संस्था है उसमें जो चलाने वाला या प्रबंधन करता वो भी उसी धर्म का होगा। ठीक है। धार्मिक संस्थाओं में जो जैसे मंदिर है तो मंदिर में जिस मंदिर है तो उसमें वो जो जिस पर्टिकुलर जिस समाज का मंदिर है, यहाँ के जिस धर्म का मंदिर है तो वो उसमें जो चलाने वाले भी वही होंगे। इसी प्रकार मस्जिद है तो उसमें उस मस्जिद में जो मुस्लिम धर्म है तो वो उसको चलाने वाले भी मुस्लिम होंगे। तो ये आर्टिकल 16(5) में, यानी कि धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लिए सीटों का रिजर्वेशन। फिर आर्टिकल 16 से और 15 से देखा था वो किसके लिए, 15 से EWS के लिए और 16 से भी EWS के लिए। ये वो 2019 में संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा 103वां, उसी के तहत ये जोड़ा गया। और इसमें वो उसमें तो विशेष योजना कार्यक्रम और उस शिक्षा में प्रवेश में आरक्षण की बात की गई थी। और आर्टिकल 16 से इसमें वो लोक नियोजन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस की। हाँ, तो इसी में वो इनको वो आरक्षण की बात की गई है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को लोक नियोजन में आरक्षण, रिजर्वेशन। ठीक है। आर्टिकल 16 से है वो 2019 में 103वां संविधान संशोधन। तो ये आर्टिकल 16 पूरा। ठीक है। लोक नियोजन यानी कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस होती है उसमें। अब आर्टिकल कौन सा है, 17, आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत भेदभाव होती है उसका वो अंत। जैसे कि ऐसे याद रख सकते हो, आर्टिकल 17 यानी कि 17 पर खतरा है, छुआछूत नहीं करनी। तो अस्पृश्यता का अंत यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत।
ये एक है वो अपने आप में वो पूर्ण मौलिक अधिकार, पूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसके कोई अपवाद नहीं है। अपन ने जैसे देखा 14, 15, 16 उसके अपवाद देखे थे 4, तो इसमें वो ये अपने आप में पूर्ण अधिकार, इसके कोई अपवाद नहीं है। और जो ये है वो एक तो इसके कोई अपवाद नहीं, यानी कि पूर्ण अधिकार है। एक आर्टिकल 17 एक पूर्ण अधिकार है। साथ ही ये है वो किसके विरुद्ध है? निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? निजी व्यक्ति। अपन ने जैसे 15 और जो 14 और जो 16 देखे वो तो अपने राज्य की बात की गई थी कि राज्य, तो इसमें वो ये राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि छुआछूत वैसे निजी व्यक्ति करते हैं, व्यक्तिगत होती है। इसमें राज्य तो किसी के साथ छुआछूत नहीं करता, तो जो और उसमें देखा था कि राज्य है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो वो राज्य के विरुद्ध है, जबकि ये है वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। तो पूर्ण अधिकार एक है वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध है। तो ये आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। तो आर्टिकल 17 ये है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी प्रकार का है वो भेदभाव यानी कि छुआछूत है वो इसमें है वो हमारे संविधान इसको बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। और ये एक पूर्ण अधिकार है और ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है वो नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 ये है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी ऑफ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर आर्टिकल कौन सा है? अपन समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं, 14 से लेकर 18 तक है, अपन 17 तक पूरा कर लिए। अब कौन सा आर्टिकल? 18। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधि जो टाइटल देती है गवर्नमेंट, उसका वो अंत की बात की कि यानी कि समानता है तो किसी के नाम पे के प्रति है वो किसी के नाम को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए, उसको ऐसी कोई उपाधि नहीं देनी चाहिए ताकि वो उसमें असमानता क्रिएट हो, समानता न रहे। तो इसमें वो उपाधियों का अंत की बात की गई है। और 18(1) में क्या है? देश या राज्य भारत है वो किसी भी प्रकार के वो शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी प्रकार की शिक्षा और सेना के सम्मान के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। आर्टिकल 18 में वो किस क्या वो शिक्षा और सेना, शिक्षा में जैसे डॉक्टरेट उपाधि मिलती है, और जैसे सेना में जो परमवीर चक्र और जो मेजर परमवीर और जो चक्र देते हैं इसको जो अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये उपाधि है वो एक समान ये दी जा सकती है शिक्षा और सेना में। बाकी किसी भी प्रकार की उपाधि इन सम्मान के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि है वो राज्य है वो नहीं देगा, देश है वो किसी भी प्रकार के किसी भी उपाधि नहीं देगा। शिक्षा और सेना के वो सम्मान है वो दिए जा सकते हैं, जैसे देते हैं परमवीर चक्र, मेजर जनरल, ऐसे मेजर जनरल नहीं है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और कीर्ति चक्र, ये जो सम्मान होते हैं सेना के। और शिक्षा में जैसे डॉक्टरेट जो ये उपाधि होती है। आर्टिकल 18(2) में क्या है? 18(2) में वो बात की गई कि भारतीय वो किसी भी प्रकार से विदेशों से कोई भी प्रकार की वो उपाधि प्राप्त है वो नहीं कर सकता। भारतीय नागरिक है वो विदेशों से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त है वो नहीं कर सकता। यानी कि भारतीयों की बात की, भारतीय किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त है वो नहीं कर सकता, विदेशों से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त है वो नहीं करेगा भारतीय। आर्टिकल 18(2). फिर आर्टिकल 18(3) में क्या है? जो विदेशी राजदूत होते हैं जो अपने भारत के एम्बेसी में होते हैं, विदेशी राजदूत, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना वो किसी देश से वो जो विदेश के होते हैं राजदूत वो अपने भारत में होते हैं विदेशी राजदूत, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के अलावा अनुमति के बिना किसी भी देश से उपाधि प्राप्त है वो नहीं कर सकते। जो राजदूत होते हैं वो है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना है वो, अगर उनको है वो कोई उपाधि दे रहा है कोई बाहरी देश जो राजदूत भारत में नियुक्त हुए तो उनको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना है वो किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण या प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है, इसमें तो केवल भारतीयों की बात की गई है। इसमें जो विदेशी राजदूत होते हैं भारत में नियुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। और 18(3) में इसमें वो जो भारतीय है वो सरकारी सेवा में है, भारतीय सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्तियां भारत सरकार की नियुक्त में भारतीय जो कि भारत सरकार की सेवा में है, भारत सरकार यहाँ भारत की सेवा में है, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की है वो किसी देश से उपाधि प्राप्त है वो
राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण या प्राप्त नहीं कर सकते। जो भारत सरकार की सेवा में है भारतीय, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। इसमें जो राजदूतों की बात की गई है विदेश से, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, और इसमें तो भारतीय किसी भी प्रकार की उपाधि है वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। जो टाइटल देते हैं इसका अंत किया जाए ताकि है वो किसी भी प्रकार का है वो नाम में भेदभाव न हो, समानता रहे। अब बात करते हैं जैसे पद्मश्री, सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा उठा था कि पद्मश्री और जो भारत रत्न पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये इनको है वो सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस में कहा गया कि ये वो उपाधि नहीं है। उपाधियों का अंत की बात की गई 18 में, तो ये क्यों दिए जा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो जो है ये उपाधियां नहीं है बल्कि ये सम्मान है, और जिनको दिए जा रहे हैं वो व्यक्ति अपने नाम के पहले या बाद में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये सम्मान उनको उनसे वापस भी लिया जा सकता है। तो इनको ये वो आर्टिकल 18 के विरुद्ध नहीं है पद्मश्री, भारत रत्न, ये जो सम्मान पुरस्कार होते हैं ये बल्कि एक सम्मान है, ये किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिनको ये दिया गया है वो अपने नाम से पहले या बाद में इनका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सम्मान वापस भी लिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 18 हो गया। फिर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत आर्टिकल है। इसमें है क्या आर्टिकल 19 में अब कौन सा, जैसे कि समानता का तो अधिकार पूरा हो गया 14 से 18 का था, अब है ये स्वतंत्रता का अधिकार। अब अपन देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है। आर्टिकल 19 से लगाकर आर्टिकल 22 तक 4 आर्टिकल है। और आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई आर्टिकल 19 में। और इसके भी अपने इसमें भी पार्ट है आर्टिकल 9(1) और ए। इसमें वो जो विभिन्न प्रकार की बात की गई हमने कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको इस आर्टिकल के तहत है वो आगे विभाजित किया गया, यानी कि कैसे है वो स्वतंत्रता दी जाएगी। तो इसमें वो जैसे कि 8 प्रकार की विज्ञापन की स्वतंत्रता, यानी कि पहले लिख लेते हैं प्रेस जो होते हैं मीडिया, इसमें प्रेस की है वो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। इसी के साथ है वो विज्ञापन दे सकते हैं, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, विज्ञापन दे सकते हैं। इसी के साथ बंद के विरुद्ध अधिकार, यानी कि सरकार ऐसा किसी प्राइवेट फर्म में ऐसा क्या उनको वो बंद है वो नहीं करा सकती, बंद के विरुद्ध अधिकार है। साथ ही फोन टैप के विरुद्ध अधिकार, सरकार किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति का फोन टैप नहीं कर सकती। उनने जो कोई भी प्राइवेट बात की है यहाँ, तो उनके वो फोन टैप है वो नहीं किया जा सकता, ये स्वतंत्रता दी गई है। फोन टैप जो रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, किसी 2 व्यक्ति ने बात की गई है, उनकी जो उनकी प्राइवेसी होती है उनको वो ऐसे पब्लिकली नहीं किया जा सकता, उनका फोन टैप नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, जिनको गवर्नमेंट अगर चाहे तो विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, बाकी है वो किसी का फोन टैप नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनकी जो प्राइवेसी उनका है वो हनन होता है। तो फोन टैप के विरुद्ध जो स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही सूचना का आदान प्रदान है वो कर सकते हो, सरकारी सूचना प्राप्त है वो कर सकते हो, ये सारी की सारी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन, बंद के विरुद्ध अधिकार, और साथ ही वो सूचना का आदान प्रदान, सरकारी सूचना को प्राप्त करना, ये के सारे वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत वो स्वतंत्रता दी गई है। फिर आर्टिकल 19(1)(a) है, इसकी सीमाएं भी हैं। तो पहले अपन जो देख लेते हैं सीमा, इसके बाद में देखेंगे आर्टिकल 19(1)(a) के। अब देखते हैं आर्टिकल 19(b). इसमें बी में क्या है? इसमें है वो आप है वो संघ बना सकते हो, क्या संघ बना सकते हो। आर्टिकल 19(b) में बी में वो सम्मेलन है, और सी में संघ है, सम्मेलन। आप है वो शांतिपूर्वक सम्मेलन का आयोजन कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के तहत। तो आर्टिकल 19(b) में सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19(1)(a) में तो जो भी अपने देखी जैसे 7 तरह की स्वतंत्रता वो है। आर्टिकल 19(1)(b) में वो सम्मेलन की स्वतंत्रता है। और फिर आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत किसकी है वो? सी से मतलब याद रखना कि है वो संघ, आप है वो संघ है वो बना सकते हो।
संघ में, अब संघ में क्या क्या आता है, तो संघ में वो राजनीतिक दल भी संघ में आते हैं। राजनीतिक दल हो सकते हैं सभा, राजनीतिक दल, क्लब, ये सारे के सारे हो। जैसे समितियां, संघ में क्या कहेंगे, तो समितियां बना सकते हैं, सहकारी समितियां होती हैं। जो राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, सभा, ये की सारी वो संघ में आती है। ये इनका वो गठन आप है वो कर सकते हो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19(1) के तहत। और फिर है वो इनकी स्वतंत्रता, इनको बनाने की स्वतंत्रता है। फिर आर्टिकल 9(1) में क्या है, डी में है वो आबाद विचरण करना। आप वो भारत के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो आबाद रूप से विचरण कर सकते हो। आर्टिकल डी ये कहता है आबाद विचरण की स्वतंत्रता। आबाद यानी स्वतंत्र रूप से, आबाद विचरण। फिर वो आर्टिकल, ये आबाद विचरण यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। इनकी भी इनकी लिमिटेशन भी है, ऐसा मतलब आबाद विचरण मतलब बिना किसी बाध्यता के, हाँ, बिना किसी बाध्यता के आप विचरण कर सकते हो। साथ में इनकी लिमिटेशन वो भी अपन देखेंगे कि ऐसा कि जो जनजातीय होते हैं लोग या जनसाधारण हित में, तो वो आप है वो आबाद विचरण वहाँ पर है वो नहीं कर सकते। इनकी लिमिटेशन भी अपन देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। फिर आर्टिकल 19(1) के बाद ई से आवास, डी से ऐसे याद रखना, डी से द आबाद, सी से संघ और ई से आवास। थोड़ा ऐसे रिलेट करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ई में है वो आवास की स्वतंत्रता है, आवास की स्वतंत्रता दी गई है। फिर अपन ने देखा था आर्टिकल 19(1) एफ में है वो संपत्ति का अधिकार है, दिया था पहले, लेकिन अब वो है वो हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था पहले आर्टिकल 19(1) एफ के तहत, लेकिन वो अब 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिए गए। अब उनको है वो आर्टिकल 300A में रखा गया है। अब वो संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, तो ये अब निरस्त कर दिया गया है। और फिर है वो जी, आर्टिकल 19(1) जी में मतलब याद रखना, जी फॉर जीविका, आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता। आप वो किसी भी प्रकार के वो आजीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार का वो काम धंधा कर सकते हो, आजीविका की स्वतंत्रता दी गई। अब ये तो दी गई है स्वतंत्रता, अब इसका मतलब यहाँ तक है, इसका मतलब ये पूरी स्वतंत्रता नहीं है, कंप्लीटली टोटली फ्रीडम है वो नहीं है। इनकी कुछ सीमा है, उस सीमा से अंतर्गत रहकर ही आप है वो स्वतंत्र है, इससे वो परे नहीं, तो इनके वो सीमा है। जैसे इसमें वो 8 तरह की स्वतंत्रता थी। 19(1) में प्रेस की बंद के विरुद्ध फोन टैप हमने देखा, सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, विचारों का आदान प्रदान करने का अधिकार। तो इसकी ये वो सीमाएं भी 8 तरह की है। सीमा यानी कि इनकी जो इनको है वो स्वतंत्रता को लिमिट है, इससे ऊपर है वो आप स्वतंत्र नहीं हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो भारत की संप्रभुता, आप स्वतंत्र हो, लेकिन भारत की संप्रभुता है वो किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होने से, वो किसी भी प्रकार से प्रभावित है वो नहीं होने से। संप्रभुता और अखंडता ये वो डिस्टर्ब है वो नहीं होनी चाहिए भारत की। आप स्वतंत्र रूप से कार्य करें, लेकिन इसके अंतर्गत रहकर। फिर है वो भारत की, फिर है वो राज्य की सुरक्षा, राज्य की जो लोक व्यवस्था है वो सुरक्षा है वो बनी रहनी चाहिए। आप है वो स्वतंत्र हो, लेकिन राज्य की सुरक्षा है वो बनी रहनी चाहिए, इसी के भीतर रहकर आप है वो स्वतंत्र हो। फिर विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, विदेशी राज्यों, विदेशों के साथ मित्रवत संबंध। आप स्वतंत्रता का उपयोग इस हिसाब से करें ताकि वो विदेशों के राज्य साथ है वो मित्रवत संबंध है वो बना रहे, किसी भी प्रकार के उसमें वो अनबन न हो। फिर है वो न्यायालय की अवमानना, न्यायालय कोर्ट ऑफ कंडेप्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अवमानना है वो नहीं की जा सकती। जो न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिया रहता है उसका वो पालन करना होता है, ये इसी के भीतर रहकर स्वतंत्रता है, न्यायालय की अवमानना नहीं की जा सकती। तो ये अपन लिमिट देख रहे हैं, लिमिटेशन जो स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 19(1) के तहत प्रेस, और जो भी अपन ने देखी थी 8 तरह की स्वतंत्रता, उनकी ये लिमिटेशन है, सीमा है। फिर है वो लोक व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, राज्य में लोक व्यवस्था किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए सही तरीके से, उसी हिसाब से आप है वो स्वतंत्र, तो इससे वो परे जाकर है वो स्वतंत्र नहीं हो। और लोक व्यवस्था, फिर है वो अपराध, मानहानि, किसी भी मानहानि, किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति की निंदा ऐसे
नहीं की जा सकती। ऐसे आप स्वतंत्र नहीं हो कि किसी भी व्यक्ति की मानहानि कर दो या उनकी निंदा कर दो। तो मानहानि, फिर है वो लोक व्यवस्था, मानहानि और अपराध उद्दीपक। अपराध उद्दीपक यानी कि किसी को अपराध के लिए प्रेरित करना। इस ऐसे आप स्वतंत्र नहीं हो कि किसी को, जो छोटा बच्चा था वो नहीं समझता है और फिर आप उसको प्रेरित करते हो तो वो कुछ अपराध कर देता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अपराध उद्दीपक है वो, अपराध उद्दीपक नहीं होना चाहिए। अपराध को उद्दीपक नहीं करना चाहिए। उद्दीपक यानी कि अपराध को प्रेरित करना, ऐसा वो नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता दी गई है लेकिन ये इनकी सीमाएं भी साथ साथ दी गई है। तो ये थी आर्टिकल 19(1)(a) प्रेस की जो स्वतंत्रता है और इसके साथ बहुत ही उनकी सीमा है। अब इनकी भी सीमा है, सम्मेलन बनाने इनकी भी है वो कुछ सीमा है। इसकी कितनी सीमा है? तो इसकी 2 ही सीमा है। जो बी में सम्मेलन बनाने की इसकी है वो कितनी सीमा है? 2 सीमा है। एक तो वही पहली तो भारत की संप्रभुता और अखंडता, वो तो सेम है। भारत की संप्रभुता अखंडता वो है वो सही बनी रहने से किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभावित है वो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही है वो लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ये भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये बी की जो सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है उनकी ये भी सीमा है। फिर संघ जो समितियां हैं, संघ, इनकी भी है वो सीमा है। इसकी कितनी सीमा है? तो इसकी 3 है। पहली तो वही भारत की संप्रभुता व अखंडता, संप्रभुता व अखंडता, और लोक व्यवस्था, ये 2 तो सेम, लोक व्यवस्था। और इसी के साथ है वो नैतिकता। आप जो सम्मेलन संगठन जो बनाए उसमें क्या होनी चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए, मोरलिटी होनी चाहिए। तो ये 3 इनकी सीमा है। आप संघ बनाओ उसमें, लेकिन उसमें नैतिकता होनी चाहिए, लोक व्यवस्था सही ढंग से बनी रहनी चाहिए, और भारत की संप्रभुता और एक अखंडता है वो बनी रहनी चाहिए। और आर्टिकल जो डी और ई है इनकी भी 2 है वो सीमा है। इन दोनों के साथ में अपन देख लेते हैं। तो जो अपन ने इसकी देखी थी आर्टिकल 9(1)(a) की जो सीमा देखी थी वो आर्टिकल कौन से में थी? आर्टिकल 19(2) में। ये 1 के सारे भाग हैं। अब इनकी सीमा, इसकी सीमा आर्टिकल 19(2) में देखी थी अपन ने, और ये इनकी सीमा है 19(3) में। और ये जो संघ बनाने की समितियां, ये 3 सीमा, ये 19(4) में, और ये है वो 19(5) में। इन दोनों के साथ में आबाद विचरण करना, आबाद विचरण और आवास की स्वतंत्रता है। इनकी भी 2 सीमाएं क्या है? इस तो एक तो है वो जनसाधारण के हित में, आप ऐसे घूम सकते हो लेकिन जनसाधारण के हित में। जैसे कि कोरोना लगा था तो आप उसमें अब अपन तो ये स्वतंत्रता नहीं दी गई कि अपन है वो आबाद विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो जनसाधारण को है वो, मतलब आपके घूमने से किसी दूसरे को या पब्लिक और जो जनसाधारण होते हैं उनको है वो नुकसान होता है। तो इस वजह से वो आप है वो जनसाधारण के हित में इस जो स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, जनसाधारण। तो ये इसकी सीमा है। और दूसरी क्या है? जनजातीय लोगों के हित में, क्योंकि जो जनजातीय लोग होते हैं वो है वो समाज की जो मुख्य धारा होते हैं उनसे थोड़े कटे हुए होते हैं। उनके जो रीति रिवाज, रहन सहन सब उनका अलग होता है। तो उनमें, उनके जो क्षेत्र में कोई भी दूसरा व्यक्ति आता है तो उनको वो डिस्टर्ब महसूस होता है, वो अलग सा फील करते हैं। तो उनके भी हित में आप है वो आबाद विचरण नहीं कर सकते हो। साथ ही आवास की जो स्वतंत्रता है वो भी जनसाधारण के हित में आवास, और जनजातीय लोगों के हित में आप आवास की है वो स्वतंत्रता है। फिर है वो आजीविका की स्वतंत्रता है। तो इसकी भी सीमा है आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका आप कोई भी प्रकार का कार्य धंधा कर सकते हो, लेकिन है वो जैसे जो अनैतिक करते होते हैं या वेश्यावृत्ति, ये आप इसको, इस पर है वो प्रतिबंध है। साथ ही जो आजीविका के लिए आप जो मादक पदार्थों का ये कार्य करें तो उसमें वो प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत होती है। नशीले पदार्थ की जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता, तो ये इसकी सीमा है। तो वेश्यावृत्ति के ऊपर प्रतिबंध है। और आजीविका की स्वतंत्रता की जो दूसरी सीमा है वो है वो नशीले पदार्थ की, उसमें और व्यवसाय करें तो उसका प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आगे आर्टिकल 19 समझ में। चलिए, तो अब आर्टिकल है वो 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में दोष को सिद्ध करने के संबंध में वो संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल कुछ मामलों में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष या अपराध जो सिद्ध होता है, सिद्ध करने के संबंध में, दोष सिद्ध के संबंध में
जिन्होंने पिछली वाली क्लास नहीं देखी वो पिछली वाली क्लास देख ले, तो ही आपको ये समझ में आसानी से आएगी। तो वो पिछले वाले वीडियो भी जरूर देखें। दोष सिद्ध, कुछ मामलों में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में। और 20(1) में क्या है, तो किसी भी व्यक्ति जिसने अपराध किया है, किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत उस अपराध की दंड दिया जाएगा जिस समय वो कानून लागू था। समझे, जैसे कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको सजा भी उसी कानून के तहत दी जाएगी जिस जो कानून है वो अपराध के समय लागू था। इसका वो आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होगा। भूतलक्षी यानी कि जो पहले कानून बना था और अपराध बाद में किया है, तो वो पहले वाले कानून के हिसाब से वो सजा नहीं दी जा सकी। जब अपराध किया है उस समय जो कानून था उसी कानून के अनुसार सजा, अपराध सिद्ध बाद में होता है तो अपराध सिद्ध बाद में तो उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जो अपराध के समय कानून था। ठीक है, इसका वो भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होता है। तो इसमें वो आर्टिकल 20 में यही है कि आपराधिक कानून का भूतलक्षी, आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, यानी कि जिस समय अपराध के समय जो कानून था उसी कानून के तहत वो दंड दिया जाएगा। का भूतलक्षी क्रियान्वयन है वो नहीं किया जा सकता। और नागरिक जो कानून होते हैं उसका वो भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है, जबकि आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन है वो नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20(1) में। आर्टिकल 20(2) में 2 से, ऐसे याद रखना, 2 से दोहरी सजा के विरुद्ध प्रावधान, यानी कि एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा, एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा है वो नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जा सकती है। इसमें एक बात है, विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है, विभागीय कार्यवाही वो अलग से की जा सकती है, लेकिन एक जो अपराध है उसके लिए वो दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। जैसे मान लो किसी चिकित्सा विभाग में किसी ने अपराध किया है, तो एक तो वो उस जो मजिस्ट्रेट है कोर्ट ने जो सजा सुना रखी वो दी जाएगी, और एक अलग से वो चिकित्सा विभाग है वो उसको वो सजा दे सकता है, उसको वो टर्मिनेट या बर्खास्त है वो कर सकता है या लाइन हाजिर कर सकता है। तो विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है, लेकिन दोहरी सजा वो नहीं दे सकती। तो विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है। फिर आर्टिकल 20(3), आर्टिकल 20(3) इसमें क्या है, इसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि यानी कि किसी ने अपराध किया है व्यक्ति ने, तो उसको वो ऐसे उसके समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोष सिद्ध करना है तो आप जो जिसने अरेस्ट किया वही अगर सिद्ध करो, आप ही सिद्ध करो, उनके विरुद्ध समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कि उसको वो ऐसे उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि तुम के खुद के विरुद्ध है वो गवाही दे। तो आर्टिकल 20(3) में वो समय के विरुद्ध है वो गवाही देने के लिए बाध्य है, वो गवाही देने के लिए बाध्य, बाउंडेशन उसका वो नहीं किया जा सकता। समय के विरुद्ध गवाही है वो देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये दोष सिद्धि के संबंध में वो संरक्षण दिया कि दोष किया तो आप ही सिद्ध करो, उसके खुद के विरुद्ध है वो, और उसके खुद के विरुद्ध जो दोष किया उसके खुद के विरुद्ध है वो समय वो गवाही देने के लिए बाध्य है वो नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20(3) के तहत ये वो सिविल मामलों में इसको ये अधिकार नहीं देता। सिविल मामले जो होते हैं उसमें वो गवाही, और ये पहले देख लेते हैं, ये जो संबंध में जो संरक्षण का अधिकार है वो है वो जो अपराध उसमें वो उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान या फिर जो ब्लड सैंपल है उनकी जांच करने के लिए अपराध के लिए, तो उससे संरक्षण नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं मेरे हस्ताक्षर नहीं करूंगा या साइन नहीं करूंगा या ब्लड सैंपल नहीं दूंगा, तो इस अधिकार के तहत ये संरक्षण नहीं दिया जा सकता। केवल वो समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए वो बाध्य नहीं किया जा सकता, जबकि उनको उनके जो हस्ताक्षर या ब्लड सैंपल चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो देना पड़ेगा, वो इसको संरक्षण है वो नहीं देता है। और ये जो नागरिक कानून होते हैं इसमें वो ये लागू नहीं है, यानी कि जो नागरिक कानून होते हैं, जैसे कि किसी कोई भी कंपनी है तो उसके वो अगर उसने टैक्स नहीं चुकाया है तो सरकार उनको ऐसे उनको सिद्ध करने के लिए कह सकती है कि बताओ तुम्हारे जो बैलेंस शीट है वो बताओ, तुम्हारे जो कागजात है वो बताओ। उसमें वो नहीं कह सकते मैं तो नहीं बताऊंगा, तुम ही चेक कर लो, उसमें ऐसा नहीं कह सकते। नागरिक कानून में वो ये जो संरक्षण का अधिकार है सिविल कानून में उसमें वो लागू
नहीं होता। उसमें उनको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ये हमारे जो कागजात हैं, ये टैक्स है, ये बैलेंस शीट है, और उनको वो जो भी उनको बताना पड़ता है। तो आर्टिकल 20 ये इसमें 3 ही है, आर्टिकल 20(1), 20(2) और 20(3). फिर है वो आर्टिकल 21। ये काफ़ी बड़ा है आर्टिकल 21, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वो समय समय पर व्याख्या की है। आर्टिकल 21 कौन सा है, क्या कहता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई आर्टिकल 21 में। और इस आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के है वो किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित है वो नहीं किया जा सकता। कानून के बिना वो वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। आर्टिकल जो 21 के तहत ये कहा गया है, आर्टिकल 21 के तहत। और इसकी फिर वो एक केस आया था फेमस, गोलकनाथ, जो अपन ने देखा पहले, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, यहाँ मद्रास राज्य, 1950। इसमें केस में वो इस आर्टिकल की वो व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की। और कैसी व्याख्या की, संकीर्ण व्याख्या की। एक इस केस में संकीर्ण व्याख्या की, फिर इसके बाद में अगला केस है कि उसमें वो व्यापक व्याख्या की थी। तो पहले इसको देख लेते हैं। इसमें वो आर्टिकल 21 की है वो संकीर्ण व्याख्या की, और कहा गया कि ये वो जो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें वो विधि का समान संरक्षण और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये दो कॉन्सेप्ट सामने है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अब देखते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है। जो इसको वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संकीर्ण व्याख्या की थी। आर्टिकल 21 की कैसी व्याख्या की थी, संकीर्ण व्याख्या की। और उसमें कहा गया ये प्रोविजन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, तो इस केस में वो ये कहा गया था कि जो न्यायपालिका है, वो एक न्यायपालिका और कार्यपालिका, सरकार के जो 3 अंग होते हैं गवर्नमेंट के, शासन व्यवस्था के, कार्यपालिका और विधायक या व्यवस्थापिका। तो इस जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसमें वो ये कहा गया, जो अपन ने देखा आर्टिकल 21 की विधि, बिना विधि के है वो कोई भी प्राण एवं सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के तहत प्राण एवं या बिना विधि के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं की जा सकती। तो उस विधि का मतलब क्या होगा, तो इस केस में पहले तो इन्होंने बताया कि विधि का जो संकीर्ण व्याख्या की, इसमें वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये इसको रूप में लिया संकीर्ण व्याख्या में। और इसमें ये कहा गया कि जो विधि का मतलब है वो, इसमें ये कहा गया कि जो न्यायपालिका होती है, किसने माना, ये न्यायपालिका खुद ने माना। ये वर्डिक्ट किसने दिया था, सुप्रीम कोर्ट खुद ने दिया था। और न्यायपालिका ने माना कि ये वो जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी कार्यों की तो समीक्षा कर सकती है, जबकि जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया, इनका कार्य क्या होता है, कानून बनाना, इनका कानून को लागू करना। तो न्यायपालिका इस केस में ये कहा गया में कि जो न्यायपालिका व्यवस्थापिका की जो स्वेच्छाचारी कार्य होते हैं उनके वो समीक्षा नहीं की जा सकती, जबकि कार्यपालिका के जो इसके जो स्वेच्छाचारी कार्य जो इसमें क्या होते हैं, जो प्रशासन है, पुलिस है, वो इसमें आते हैं। तो यदि इसने कानून, व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया वो यदि सही ढंग से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा कर सकती है। यदि नहीं हो रहा तो उसको उनको सही लागू करवाने के लिए न्यायपालिका कह सकती है, उनकी समीक्षा कर सकती है। लेकिन वो कानून क्या सही बनाया गया है, संविधान जो है वो कैसा भी हो सकता है, अन्यायपूर्ण, अनुचित, तो भी इसकी वो व्याख्या नहीं कर सकती। अगर व्यवस्थापिका या संसद कैसा भी कानून बनाए तो न्यायपालिका उसको इस जो स्थापित प्रक्रिया इसके तहत उनको है वो कुछ नहीं कह सकती, जबकि इसकी है वो समीक्षा कर सकती है। कानून जैसा भी बनाया है, भले वो अनुचित हो, अनैसर्गिक हो, अन्यायपूर्ण हो, अतार्किक हो, तो भी न्यायालय कुछ नहीं कह सकती। इसका मतलब वो न्यायालय को इस केस के तहत न्यायालय को है वो जो विधायिका है उसकी जो कानून है उसका अक्षरशः पालन करना पड़ता था या होता था इस केस में। इसीलिए जो व्यवस्थापिका जो कानून बना थी उसकी तो व्याख्या समीक्षा नहीं करती थी, लेकिन क्या वो जो बनाया गया कानून वो सही ढंग से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी व्याख्या जो समीक्षा कर सकती थी। इसी विधि की स्थापित प्रक्रिया में ये जो कंसेप्ट है ये सामने है। फिर है वो
जो आर्टिकल जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसकी भी है वो संकीर्ण व्याख्या की इसी केस में गोलकनाथ बनास मद्रास राज्य 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यही है केवल कि किसी भी व्यक्ति को बंधक नहीं बनाया जाना, बस यही प्राण सांस चलती रहती है, जीवित है वो और उसको बंधक नहीं बनाया गया है तो वो उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिल रही है, यानी कि ये कैसी व्याख्या, संकीर्ण व्याख्या की। फिर है वो एक दूसरा वाद आया था आर्टिकल क्या 1978 में, उसको भी यार लिख लेता हूँ, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। ये कब दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? 1978 में। इस मामले में वो आर्टिकल पहले में तो संकीर्ण व्याख्या की थी, अब इस मामले इस जो केस में वो आर्टिकल 21 की ब्रॉड व्याख्या की, व्यापक व्याख्या की। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस रूप में लिया? विधि की सम्यक प्रक्रिया में। उसमें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और इसमें विधि का सम्यक रूप में लिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसमें वो आर्टिकल 21 की कैसी व्याख्या की? तो व्यापक व्याख्या की, ब्रॉड व्याख्या की। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसमें था और इसमें वो विधि की सम्यक प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, जो जैसे अपने देखा कि न्यायपालिका और ये कार्यपालिका और ये व्यवस्थापिका। तो इसमें क्या है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? ये पूरा निर्णय जो निर्णय पहले दिया था उसको है वो उलट दिया था और इसमें वो कहा गया न्यायपालिका ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब है वो न्यायपालिका, अब है वो विधि की सम्यक प्रक्रिया में न्यायपालिका कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की व्यवस्था समीक्षा कर सकती है और न्यायपालिका वो व्यवस्थापिका के भी समीक्षा जो स्वेच्छाचारी कार्य होते हैं उनकी समीक्षा कर सकती है। उसमें तो केवल इसकी समीक्षा थी, लेकिन विधि की सम्यक प्रक्रिया में दोनों की समीक्षा कर सकती है। स्थापित प्रक्रिया में केवल कार्यपालिका थी, लेकिन न्यायपालिका जो ये वो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। अमेरिका से सम्यक प्रक्रिया में न्यायपालिका कार्यपालिका के भी स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है और व्यवस्थापिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। यानी कि जो कानून बनाया है इनका कार्य होता है कानून बनाना। अब यदि कानून है वो अन्यायपूर्ण है, अनैसर्गिक है या अतार्किक है, अनुचित है, तो फिर वो है वो जो न्यायपालिका यहाँ जो है उसका परिवर्तन को रोक सकती है, उसको लागू होने नहीं देगी अगर वो है वो संवैधानिक तरीके से नहीं या अनुचित है, अतार्किक है। तो इस कानून में जो इस विधि की सम्यक प्रक्रिया में कहा गया, इसमें इसकी भी समीक्षा की जा सकती है, यानी कि व्यवस्थापिका के जो स्वेच्छाचारी कार्य होते हैं और कार्यपालिका के जो भी स्वेच्छाचारी कार्य होते हैं दोनों की समीक्षा वो की जा सकती है। विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वो ब्रिटेन से लिया गया था और ये वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें वो न्यायपालिका वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। अब है वो कोई भी कानून अतार्किक अनैसर्गिक है तो वो उनको शून्य घोषित कर सकती है न्यायपालिका और उनके परिवर्तन को रोक सकती है। और इसमें इसी के साथ है वो जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसकी भी व्यापक व्याख्या की, आर्टिकल 21 का भी व्यापक व्याख्या की और जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसकी भी व्यापक व्याख्या की। पहले तो माना गया था कि जिस व्यक्ति को बंधक नहीं बनाया गया है और जिसकी सांसें चल रही है तो वो है वो उनको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिल रही है, उनको वो ये स्वतंत्रता का अधिकार है वो मिल रहा है। लेकिन इस केस में कहा गया इसमें वो व्यापक व्याख्या की गई और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या की और कहा गया कि केवल ऐसे सांसें चलना इसको है वो जीवन नहीं कहते हैं, ये पशु जीवन जीने को जीवन है वो नहीं कहा सकता। जीवन कैसे होना चाहिए? गरिमामय पूर्ण होना चाहिए, कर्मठ गरिमापूर्ण और एक डिग्निटी लाइफ होनी चाहिए, उसी को अपन कहते हैं कि उनको है वो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की इसको ये है वो मिल रही है। तो फिर बताया कि जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे करीबन 35 से 40 है वो अधिकार बताए कि जिन व्यक्तियों को ये अधिकार मिल रहे हैं उसको अपन कहेंगे कि ये व्यक्ति है वो गरिमामय जीवन जी रहा है, यहाँ उनको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो फुलफिल हो रही है। तो ये दो केस समझ में आ गए, विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये दो केस इसमें वो व्यापक व्याख्या की गई थी मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 में, और वो था वो 1950 केस था।
अब कहा गया कि गरिमापूर्ण, तो उसको अपन थोड़ा देख लेते हैं कि व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार होंगे ताकि उसको अपन मानेंगे कि ये वो व्यक्ति है वो गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है। तो उसके लिए करीबन 35 से 40 सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकार बताए, उसको अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। जैसे कि निजता का अधिकार, उनको व्यक्तियों को स्वस्थ पर्यावरण मिले ताकि वो अपने व्यक्तित्व का बेहतर ढंग से विकास कर सके। निजता का अधिकार हो, उनका वो प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए। साथ ही है वो उनको है वो सूचना, सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और जो हिरासत में लिए गए हैं व्यक्ति, हिरासत में, उनका वो शोषण नहीं होना चाहिए। और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक फांसी नहीं दी जानी चाहिए। और जो देर से फांसी दी जाती है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करीबन कितने बनाए थे, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष से छोटे बालकों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए गवर्नमेंट अस्पताल में, समय पर है वो, और अच्छी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा। और इस प्रकार के वो केवल करीबन 35 से 40 है वो अधिकार बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि ये व्यक्ति के पास है वो अच्छी लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए होना चाहिए। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अभी यूपीएससी CSC 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निजता का अधिकार का जो संबंध है वो कौन से मूल अधिकार से है, कौन से आर्टिकल से है। निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 के तहत आएगा। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की थी कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए निजता का अधिकार भी होना चाहिए। और इसी के साथ है वो करीबन जैसे समान अवसर सभी को उपलब्ध हो, संधारणीय विकास हो और त्वरित सुनवाई हो। न्यायालय में कोई व्यक्ति जागरूक नहीं है तो फिर उसके लिए वो फ्री में वो न्यायिक सुविधा उपलब्ध हो। तो ये सारे के सारे वो एक गरिमामय जीवन जीने के लिए अधिकार बताए सुप्रीम कोर्ट ने। अब आर्टिकल है वो 22, आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 में क्या है, आर्टिकल 22 में है वो गिरफ्तारी के निरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के निरुद्ध संरक्षण। इसमें वो किसी भी जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसको है वो 3 अधिकार दिए गए हैं किसी भी व्यक्ति को। कौन कौन से, एक तो है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका कारण जानने का अधिकार। पहला तो है कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है तो वो कह सकता है बस बताओ मेरे को क्यों गिरफ्तार किया गया है, कारण बताओ। तो एक तो कारण जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार दिया गया है। और दूसरा है वो अपना वकील रख सकता है, वो अपना पक्ष रखने के लिए अपना वो वकील से परामर्श कर सकता है, वकील से परामर्श कर सकता है। ये किसी भी जो अपराधी व्यक्ति उसको ये अधिकार दिए गए हैं 3 परामर्श है वो कर सकता है। और साथ ही है वो 24 घंटे के भीतर उनको है वो मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। पुलिस उसको है वो 24 घंटे से अधिक उसके पास है वो नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंतर्गत है वो उनको है वो मजिस्ट्रेट में पेश करना जरूरी होता है। और ये 3 है वो ये 3 अधिकार दिए गए किसी भी अपराधी व्यक्ति को। तो ये किन व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं, ये है वो जो दूसरे जो शत्रु देश के नागरिक होते हैं उनको है वो नहीं दिए गए हैं। शत्रु देश किसे कहेंगे, जिस समय युद्ध चल रहा है तभी वो शत्रु देश कहलाएगा। बाकी सारे देश है वो किसी भी प्रकार का कोई देश है वो किसी का शत्रु नहीं होता है। जब युद्ध चल रहा होता है तभी वो शत्रु कहलाता है। तो शत्रु देश के नागरिक को ये वो गिरफ्तारी के कुछ दशाओं में या कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरुद्ध संरक्षण है वो शत्रु देश के नागरिक को नहीं दिया गया है। साथ ही निवारक निरोध कानून के तहत है वो निरुद्ध किए गए व्यक्ति को भी एक जो 3 अधिकार है ये नहीं दिए गए हैं। लेकिन जो निवारक निरोध कानून के तहत जो अरेस्ट किया गया व्यक्ति उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो अपन ने देखा था पिछली वाली क्लासों में, जैसे कि उनको है वो 3 माह से अधिक है वो गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। और साथ ही उसको है वो अपना पक्ष रखने के लिए वो अपने वकील से या किसी भी अपने साथी से वो अपना पक्ष है वो रख सकता है। और उसी के साथ है वो उसको भी कारण जानने का अधिकार है, हालांकि है वो जनहित में कारण को बताया नहीं जा सकता। तो ये अपन ने देखे थे। फिर है वो जो निवारक निरुद्ध कानून है वो जैसे कि मीसा, टाडा, नासा, पोटा, ये सारे अपन ने देखे थे जो पिछली वाली क्लासों में अपन ने देखे थे। जो ये निवारक निरुद्ध कानून है और ये निवारक निरुद्ध कानून कौन बना सकता है,
तो ये संसद भी बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है। निवारक निरोध कानून है वो कौन बनाता है? संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी, संसद भी और राज्य विधानमंडल भी बना सकती है। संसद किन मामलों में बनाती है? संसद है वो रक्षा, संचार और विदेशी मामले। इन पर है वो संसद है वो निवारक निरोध कानून बनाती है, जबकि राज्य निवारक निरोध राज्य विधानमंडल और संसद दोनों बना सकते हैं। राज्य किस मामले में बनाता है? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और साथ ही है वो आवश्यक वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति के संबंधित अधिनियम वो राज्य के विधानमंडल बना सकता है। उस विषय पर है वो निवारक निरोध कानून, यानी कि अपराध को रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसको निवारक निरोध कानून बनाए जाते हैं। और ये विधानमंडल भी बना सकती है और संसद भी बना सकती है। तो ये अपने वो देख लिया है। और जो निवारक निरोध कानून के तहत जो इनकी है वो जो जिसको अरेस्ट किया गया है इस कानून के तहत, उनकी यदि जो अरेस्ट की सीमा बढ़ानी है, समय सीमा, तो वो भी बढ़ा सकती है। लेकिन उसके लिए वो उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की एक कमेटी गठित की जाएगी और फिर उनकी सिफारिशों के आधार पर उसके वो समय को बढ़ाया जा सकता है जिस व्यक्ति को इस कानून के तहत अरेस्ट किया गया है। और इसके लिए संसद है वो ये भी प्रोविजन करती है कि जो समिति बनाई गई है उसकी है वो जाँच की प्रक्रिया के लिए वो संसद है वो इसकी वो नियम प्रक्रिया के लिए वो उनको वो ये प्रक्रिया बना सकती है संसद। फिर आर्टिकल ये हो गए स्वतंत्रता के अधिकार पूरे, आर्टिकल 19 से लगाकर 22 तक। अब है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा ये अधिकार है? मौलिक अधिकार तीसरा। और कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 23 और 24, ये दो ही मौलिक अधिकार, दो ही आर्टिकल है इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में। आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में वो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। आर्टिकल 23 में वो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। इसमें कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए, मानव में जो पुरुष महिला बच्चे इनका दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए। साथ ही बलात्श्रम का भी निषेध है। बलात्श्रम यानी कि जो बेगार मजदूरी होती है, बलात्श्रम, बेगार, बधुआ मजदूरी, इनको भी वो ये भी नहीं होना चाहिए। बेगार यानी कि बिना मेहनता न दिए जो मजदूरी करवाई जाती है वो नहीं होना चाहिए, उसको वो शोषण माना जाता है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो वो बेगार नहीं, बधुआ मजदूरी यानी कि पहले से एडवांस पैसे देकर उनको फिर है वो बाउंडेशन बनाई जाती है कि ये उसको कार्य करना पड़ेगा, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जो कार्य करवाया जाता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 के तहत है वो। और साथ ही इसमें ये कहा गया कि राज्य जनहित में अनिवार्य सेवा ले सकता है। बधुआ मजदूरी, बलात्श्रम और ये तो नहीं हो सकता, लेकिन राज्य जनहित में अनिवार्य सेवा ले सकता है। तो ये आर्टिकल 23 में अपन ने देखा था। फिर आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में क्या है? तो आर्टिकल 24 में है वो, इसमें वो जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं, 18 वर्ष यानी कि जो छोटे बच्चे, उनको है वो किसी भी प्रकार की भारी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल या नियोजित नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं किया जा सकता, व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं किया जा सकता। और जो 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी व्यावसायिक गति में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो घरेलू कार्यों में हाथ बटा सकते हैं। घरेलू कार्यों में अपनी माता पिता की वो सहायता कर सकते हैं, घरेलू कार्यों में हाथ बटा सकते हैं। फिर वो आर्टिकल 14 से 18 के, ये तो 14 से छोटे बच्चों के लिए। फिर आर्टिकल 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये प्रोविजन है, एक कानून है, बाल एवं किशोर श्रम विनियम अधिनियम। वो है वो ये बताता है कि जो 18 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, 14 से 18 वर्ष के, उनको किसी भारी उद्योग धंधों में वो नियोजित नहीं किया जा सकता, जैसे रेलवे, खान खदान, इन उद्योगों में उनको वो नियोजित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल कौन सा बता रहा है? आर्टिकल 24। 14 वर्ष से छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन घरेलू कार्य में हाथ
बता सकते हैं। और 14 से 18 वर्ष के जो किशोर होते हैं उनको किसी भी प्रकार की भारी गतिविधियों में नियोजित है वो नहीं किया जा सकता। अब ये हो गया आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 और 24 दो ही अधिकार है इसमें। अब है अपन देखते हैं मूल अधिकार जो अगला है वो चौथा मूल अधिकार। चौथा कौन सा है, तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मूल अधिकार चौथा है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और वो कौन से कहां तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने 24 तक देख लिया, तो ये वो 25 से शुरू होता है और 28 तक, 25 से 28 4 आर्टिकल है इसमें है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। सबसे पहले आर्टिकल 25 में हमने क्या देखा था, इसमें है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण यानी कि इसमें वो 3 अधिकार दिए गए, किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के अनुसार उसका वो आचरण कर सकता है, साथ ही वो उस धर्म के जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी उसको भी नियोजित कर सकता है। किसी भी धर्म को मान सकता है, धर्म को मानना और उसके आचरण करना उसके अनुसार, जिस धर्म के अनुसार, जैसे कि मंदिरों में पूजा पाठ हवन आदि करना, आचरण करना, और उस धर्म का है वो प्रचार प्रसार। ये 3 अधिकार दिए गए हैं इस आर्टिकल 25 के तहत। यानी कि व्यक्ति बिना किसी बाधा के वो किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती वो धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो वो आर्टिकल 25 का फिर है वो हनन हो रहा है। तो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसके धर्म के अनुसार उनका आचरण कर सकता है, उनकी जो विद्या होती है उनको फुलफिल कर सकता है और उनके धर्म का प्रचार भी कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती से किसी का भी वो धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब इसकी भी एक लिमिटेशन है, सीमा है। इसकी सीमा यानी कि जो आप धर्म का मान रहे हो, आचरण प्रचार प्रसार कर रहे हो, इससे वो किसी भी प्रकार के जो अन्य मौलिक अधिकार है वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और है वो नैतिकता इसमें होनी चाहिए, नैतिकता और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें वो कुछ सीमाएं भी है कि दूसरे मौलिक अधिकार प्रभावित न हो और स्वास्थ्य किसी के दूसरे का स्वास्थ्य प्रभावित न हो, साथ ही वो उसमें वो नैतिकता हो। फिर अपन देखते हैं आर्टिकल 26। इसमें क्या है, तो इसमें धार्मिक जो धार्मिक संस्था होती है उनका धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक मामलों में प्रबंधन, यानी कि किसी भी आर्टिकल 26 के तहत अपन देख रहे हैं कि किसी भी धर्म की स्थापना कर सकते हो, उनका प्रशासन चला सकते हो, उसके लिए चल असल संपत्ति भी अर्जित कर सकते हो और उसको वो उनका प्रशासन भी कर सकते हो विधि के अंतर्गत रहकर या विधि के अंडर रहकर। यानी कि धार्मिक संस्थानों का स्थापना एवं प्रशासन। फिर आर्टिकल 26 के तहत ये प्रबंधन कर सकते हो, जो संस्थान की स्थापना कर सकते हो, उनका प्रशासन चला सकते हो, उनका प्रबंधन कर सकते हो और उनके लिए चल असल संपत्ति, ये अपने देखा था चल असल संपत्ति है वो इकट्ठी कर सकते हो और उस जो संपत्ति इकट्ठी की गई उसका प्रशासन भी चला सकते हो। विधि के अंतर्गत रहकर कोषाध्यक्ष, सचिव, ये सब है वो बना सकते हो। आर्टिकल 26 के तहत ये वो स्वतंत्रता दी गई है और इसके भी है वो सीमा है। आर्टिकल 26 की भी सीमा है, जैसे कि किसी का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और ये इसके वो आर्टिकल 26 की कुछ सीमाएं भी है। फिर आर्टिकल 27 में क्या है, तो राज्य है वो किसी धर्म विशेष को वो प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स है वो नहीं लगाएगी। इसमें टैक्स नहीं देने की बात की कि राज्य है वो किसी धर्म विशेष के लिए कर नहीं लगाएगी, टैक्स है वो नहीं लगाएगी। धर्म विशेष हेतु टैक्स है वो या कर राज्य नहीं लगाएगा, कर नहीं लगा सकता। ये आर्टिकल 27 में ये है कि धर्म विशेष के प्रोत्साहन या विकास हेतु राज्य किसी भी प्रकार का टैक्स है वो नहीं लगा सकता। आर्टिकल 27।
फिर आर्टिकल 28 में क्या है, तो आर्टिकल 28 में है वो ये बात की गई है, यानी कि धार्मिक संस्थान होती हैं उसमें वो अनुपस्थिति रह सकते हो, धार्मिक संस्थानों में उपस्थित न होने संबंधित अधिकार। यदि कोई किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक कक्षा का अध्ययन करवाया जा रहा है तो उसमें वो ये छूट दी गई है कि जो बालक चाहे तो उसमें उपस्थित रहे, यहाँ अगर नहीं चाहता तो वो उपस्थित नहीं रह सकता है। तो धार्मिक शिक्षण संस्थानों में उपस्थित न होने संबंधित अधिकार, उपस्थित न होने संबंधित अधिकार, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में धार्मिक वो शिक्षा दी जा रही है तो उसमें वो व्यक्ति उसको वो स्वतंत्र रहे कि वो अगर चाहे तो उसमें उपस्थित हो, अगर नहीं चाहे तो आर्टिकल 28 के तहत वो उपस्थित नहीं भी हो सकता है। और धार्मिक शिक्षा वो किन संस्थानों में दी जाती है, तो जो धर्म विशेष के लिए स्थापित किए जाते हैं उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और नई किस में दी जाती है, राज्य द्वारा सरकारी जो भी संस्था होती है, राज्य द्वारा जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस, उसको है वो उसमें वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। निजी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और राज्य द्वारा वित्त पोषित एवं किसी विशेष धर्म के लिए स्थापित की गई है वो संस्था, उसमें वो धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो ये भी अपन ने वो देख लिया था। फिर आर्टिकल अब है वो धर्म जो ये आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये वो कंप्लीट होता है आर्टिकल 25, 25, 26, 27 और 28, ये 4 ही है। अब देखें अगला आर्टिकल 29, और कौन सा मूल अधिकार शुरू होता है, 5वां मूल अधिकार। इसमें है वो शिक्षा एवं शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार आर्टिकल जो 5वां मूल अधिकार है, शैक्षणिक एवं संस्कृति। पांचवा मूल अधिकार एक कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों में है वो जो अपना 5वां मूल अधिकार है शैक्षणिक एवं संस्कृति संबंधित अधिकार, इनके लिए 2 आर्टिकल है। और आर्टिकल 29 में क्या है, इसमें वो ये वैसे अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक वर्ग अपने है वो भाषा लिपि और अपनी लिपि भाषा उनको वो संरक्षित रख सकती है। तो अल्पसंख्यक वर्गों संरक्षण, आर्टिकल 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्ग अपनी लिपि भाषा और अपनी संस्कृति उसको वो संरक्षित है वो कर सकती है, संस्कृति उनका वो संरक्षण कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 29 के तहत ये कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण है कि वो अपनी लिपि भाषा और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, आर्टिकल 29 के तहत। और आर्टिकल 29 में ये कहा गया कि ये वो अल्पसंख्यक वर्गों को है वो किसी भी प्रकार का है वो उनके साथ राज्य के द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में उनके जो धर्म मूल वंशानुगत उसके है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म मूल वंश या फिर जाति इसके अनुसार है वो किसी भी प्रकार का है वो सरकार की जो अन्य संस्थाएं होती है शैक्षणिक संस्थाएं उसमें वो भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर अपन देखते हैं आर्टिकल 30, इसमें वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संरक्षण लिपि भाषा और संस्कृति है, जबकि आर्टिकल 30 में है वो ये तो आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में है वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक जो वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनकी स्थापना और प्रशासन के संबंधित अधिकार है, आर्टिकल 30। यानी अल्पसंख्यक उनके हितों के लिए अपने शैक्षणिक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं केवल उन्हीं के वर्गों के लिए, और उनको है वो प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का
अधिकार। आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों। आर्टिकल 29 में तो उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित है वो प्रोविजन है। साथ ही वो राज्य किसी भी संस्थान में अल्पसंख्यकों को उनकी धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 30 में वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक, और उसका प्रशासन या प्रबंधन भी चला सकते हैं। आर्टिकल 30 में अपने देखा था। फिर आर्टिकल 30 में ये भी कहा गया है कि जब संपत्ति का अधिग्रहण होता है, गवर्नमेंट इन अल्पसंख्यक वर्गों की संपत्ति का अधिग्रहण करती है, तो इनको कंपेंसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति रकम है वो पूरी की पूरी देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये आर्टिकल 30 का हनन होता है, ऐसा माना जाता है, हनन माना जाएगा। कि अनिवार्य संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण के समय जो अल्पसंख्यक वर्गों की जो संपत्ति होती है उनका कंपेंसेशन या उनकी जो क्षतिपूर्ति रकम है वो उनको पूरी पूरी देनी पड़ती है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। बाकी जो भी राष्ट्रीयकरण करते हैं प्राइवेट संस्थानों की, तो उसके वो क्षतिपूर्ति जितना सरकार चाहे इतना दे सकती है। लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो भी इनकी संपत्ति का अधिग्रहण करे, तो फिर है वो शैक्षणिक संस्थानों की, तो फिर उनको उनकी क्षतिपूर्ति की रकम पूरी पूरी देनी पड़ती है। अब देखते हैं आर्टिकल जो अगला है, लास्ट आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल क्या है, मूल अधिकार। क्योंकि आर्टिकल 30 के बाद आर्टिकल 31 वो संपत्ति का अधिकार, वो मैंने देखा था आर्टिकल 31 है वो संपत्ति का अधिकार था पर, लेकिन अब है वो उसको हटा दिया गया है। तो अब ये आर्टिकल 31 निरस्त है, संपत्ति का अधिकार था। अब ये कहाँ है, आर्टिकल 301 में, 300A में है और भाग 12। अब ये वो आर्टिकल 31 से वो रिक्त है, इसको हटा दिया गया है। अब मूल अधिकार नहीं है, बट ये संपत्ति का अधिकार कैसा है, एक संवैधानिक अधिकार है। पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया 1978 में। अब इसको है वो संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब ये संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 301 भाग 12 में। और अपने देखा और इसके साथ है वो आर्टिकल 31 हटा देगा, लेकिन इसके जो प्रोविजन हैं उनको है वो नहीं हटाए। आर्टिकल जैसे आर्टिकल 31(1) में है वो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का अनिवार्य अधिग्रहण कर सकती है, यानी कि उनका जो राष्ट्रीयकरण कर सकती है किसी भी प्रकार के प्राइवेट संस्थानों की, और उसकी वो क्षतिपूर्ति रकम भी है वो जितना गवर्नमेंट चाहे वो दे सकती है। साथ ही वो जो मूल अधिकार होते हैं उनको DPSP पर है वो प्रभावी बनाया गया था, यानी कि जो मूल अधिकारों से DPSP को आर्टिकल 31 के तहत है वो अधिक माना गया था, यानी कि अधिक सर्वोपरि या अधिक तवज्जो दिया गया था मूल अधिकारों की तुलना में DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को। साथ ही वो आर्टिकल 31 में ही देखते हैं 31 के जो प्रोविजंस होते हैं आर्टिकल 31C, इसमें वो अमीर गरीब के साथ है वो अगर उनको वो समानता लाने के लिए वो उनको वो अमीरों की संपत्ति है वो गरीबों में ऐसे राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, वो गरीबों के लिए विशेष योजना वो कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 31 अब रिक्त है, इसको संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। फिर वो लास्ट अधिकार है कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनका उपचार। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार कौन सा है, लास्ट का 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें। और ये जो मौलिक अधिकार है इसमें वो उपचारों का मतलब यदि मौलिक अधिकार दे तो दिए गए, लेकिन इसके साथ ये आर्टिकल इसको भी मूल अधिकार बनाया गया है ताकि किसी भी मूल अधिकार की हानि न हो, मूल अधिकारों का कटौती न हो किसी भी प्रकार से। तो इसके लिए ये प्रोविजन किया गया है कि संवैधानिक जो मूल अधिकार है उनका है वो उपचार। इसको आर्टिकल जो 32 है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो संविधान की आत्मा का है, हृदय का है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण की बात की गई, उनके उपचार की बात की गई है। तो इसमें भी अपने देखा था 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो अपने देख ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वाली क्लास में जो मौलिक अधिकारों की मैंने ली है वो आप जरूर देखें, तब उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो ये आपको आपकी मतलब ये रिवीजन है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसमें वो जैसे अपने देखी थी इस आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है। पहली है वो कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण देखी थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है रिट अधिकारिता वो है परमादेश। तीसरा आपने देखा था प्रतिषेध
आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की जो रिट अधिकारी होती है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। क्यों जारी करता है? किसी की मौलिक अधिकारों को यदि हनन हो रहा है तो उसके विरुद्ध है वो उसको मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए, या फिर अव्यवस्था किसी भी प्रकार की प्रशासन में यदि अव्यवस्था है या कि सही प्रकार से कार्य नहीं हो रहा है तो ये रिट जारी की जाती है। और तीसरी चौथी कौन सी थी? चौथी थी उत्प्रेषण। और पांचवी जो रिट अधिकारिता देखी थी अपन ने वो थी क्यो वारंटो, अधिकार प्रचा। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, अधिकार प्रचा। इसमें तो अपने देखा था कि जो जिस व्यक्ति को बंधक बनाया गया है उसको वो कोर्ट के सामने पेश करना। अगर उसको अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया गया है तो उसको वो कोर्ट से उसको वो रिहा कर दिया जाता है। परम आदेश में इसमें वो कोई व्यक्ति सरकारी या किसी भी व्यवस्था ये सरकारी केवल के लिए है, कोई भी व्यक्ति सरकारी गवर्नमेंट के पद पर है और वो अपने कर्तव्यों को फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों को फुलफिल करे, उनके विरुद्ध ये जारी की जाती है। इसमें उच्चतर प्रतिषेध में उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी करता है, और ये जो निम्नतर न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे तो उस निम्नतर न्यायालय को रोकने के लिए, प्रतिषेध का मतलब रोकना, अगर निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उसको रोकने के लिए उनके विरुद्ध ये प्रतिषेध नामक रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतर न्यायालय। और उत्प्रेषण में ये होता है, इसमें रोकता है, इसमें रोकता भी है और साथ में उस मामले को अपने पास मंगवा लेता है और फिर स्वयं सुनवाई करता है। इसमें तो केवल रोकता है मामले को उच्चतर न्यायालय, जब निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा होता है तो उच्चतर न्यायालय उसको रिट जारी करता है और फिर उसका रोक देता है। जबकि इसमें रोकता है, साथ ही उस मामले को अपने पास भी मंगवा लेता है और फिर है वो अपने हिसाब से सुनवाई करता है, खुद ही सुनवाई करता है। और अधिकार पर्चा में अपने देखा था कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर है तो उसके वो योग्यता के बारे में ही जारी की जाती है, अगर वो अयोग्य है तो उसके विरुद्ध जारी की जाती है। और ये व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, किसी भी जिस व्यक्ति नियुक्त करने वाले विभाग के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। अधिकार पर्चा की योग्यता, उसकी योग्यता जिस पद पर है आसीन, क्या वो उस पद के लिए योग्य है या नहीं है तो उसके विरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। जिस व्यक्ति को जिस विभाग में नियुक्त किया गया उस विभाग के तहत विरुद्ध ये रिट अधिकारिता जारी नहीं की जा सकती, अधिकार पर्चा। तो ये अपने पूरी क्लास एक ले रखी है, आप उसमें देख लेना, पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो और अपन देख लेते हैं अब ये आर्टिकल मूल अधिकार तो कंप्लीट हो गए। आप पिछली वाली क्लासों को जरूर देखें, आपको अच्छी लगेगी, और फिर इस क्लास को भी रिवीजन करें ताकि वो एक इफेक्टिव रिवीजन आपका हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं और केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए या फिर नागरिकों को दिए गए। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो मौलिक अधिकार है ये केवल भारतीयों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, विदेशियों को है वो नहीं दिए गए हैं। 15 में क्या था आपने जैसे कि देख लिया है, इसमें वो कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, इसमें वो लोक नियोजन में अवसर की समानता, 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 और 30 ये है वो अल्पसंख्यकों को संबंधित है कि इसमें लिपि, भाषा, संस्कृति का, अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, लिपि और भाषा और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 में है वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना में वो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसमें वो आर्टिकल 30 में। तो ये आर्टिकल केवल भारतीयों को दिए गए हैं, किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, रिवीजन क्लास थी, आप पिछले वाले क्लास को जरूर देखें और फिर इसको देखेंगे तो ये आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही आप है वो इनका रिवीजन समय समय पर करते रहेंगे तब भी आपको है वो याद रहेगा। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर अपन याद तो रह जाती है, लेकिन समय पर रिवीजन नहीं होने पर है वो वापस उनको है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए वो पढ़ाई में आगे जो नया सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहले जो सीखा है उसका रिवीजन किया जाए। अपना दिमाग ये सामान्यतः ये चाहता है कि वो ये तो पढ़ लिया है, ये क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ लिया है पहले, अब जो नया कुछ पढ़ो, ये तो दिमाग सभी का यही कहता है। लेकिन नहीं, आपको जो पहले पढ़ा है उनका रिवीजन भी समय समय पर करता रहना चाहिए। थोड़ा ऐसा लगेगा, फील होगा आपको, लेकिन ऐसा फील होगा फिर भी आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए वो पिछली वाली चीज़ों को भी रिवीजन किया करें ताकि वो है वो लंबे समय तक याद रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास अच्छी लगी होगी और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।